Hi everyone, welcome to सारथी। माय नेम इज शुभम श्रीवास्तव और आज हमारा वेक्टर का थर्ड सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आज हम लोग बेसिकली वेक्टर का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट वेक्टर से पहले तक सब बात कर ली थी। आज हम लोग यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल बच्चों को थोड़ा यूनिट वेक्टर में भी दिक्कत था तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं एंड विल ट्राई टू फिनिश वेक्टर्स। पूरा आज खत्म कर देंगे, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सब खत्म कर देंगे एंड कल आप लोग फिर उसके बाद से हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कल के सेशन में क्वेश्चन रहेगा। ओके देन लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर। ये भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो है बच्चों वो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि ये जो वेक्टर की लंबाई है इसकी ये 1 यूनिट का है और डायरेक्शन आप कोई भी ले लें, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर की खासियत होती है। अब यूनिट वेक्टर में भी हम 3 खास प्रकार के यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, डेट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये यूनिट वेक्टर खास इसलिए है बच्चों क्योंकि ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर मैंने डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग कर दिया फिक्स और मैग्नीट्यूड 1 रखा तो उस यूनिट वेक्टर को बोलते हैं आई कैप। ध्यान से रखो, मैंने आई के ऊपर एरो ना दिखा करके आई कैप बोला हुआ। आई कैप का मतलब हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है। उसी तरह से बच्चों अगर वाई डायरेक्शन में अगर एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको जे कैप बोलते हैं, और अगर जेड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम लोग के कैप बोल देंगे बच्चों। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर के किसी मल्टीपल के टर्म में लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां की C1, C2, C3 क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए ये खास है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको कि अगर बोला जाए कि एक फोर्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा फोर्स वेक्टर हमारा एफ जो हो जाएगा, ये पार्ट ए है, एफ हो जाएगा। देखो सबसे पहले वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड हमने 10 लिख दिया। और अब बात करेंगे डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन देखिए क्या है, डायरेक्शन के अलोंग में यूनिट वेक्टर देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्शन बच्चों हो जाएगा क्या, आई कैप, लेकिन नेगेटिव एक्सेस दे रखा है इसलिए माइनस आई कैप, इसलिए ये वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली पार्ट बी भी देख लीजिए, उसमें क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड 20 है और माइनस जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है, और नेगेटिव साइन लगा देंगे। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों कि एग्जाम्पल थोड़ा डिस्कस भी कर रहा हूँ साथ साथ ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग भी आते रहे। कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है एस, ठीक है, अगर मुझे इसको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूँगा, ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये क्या है बच्चों, आई जे के। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर को आप आई जे के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था ये वाला पार्ट, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3i को ले लीजिए, ये क्या है, एक वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट आगे बढ़ना है, तो दिस इज 3 यूनिट, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या करना है उसके अंदर 4j, वाई डायरेक्शन में आपको क्या करना है, 4j बढ़ना है, 4 यूनिट्स आगे बढ़ना है, 1 2 3 4। एक सेकेंड, समझ में आ रहा होगा,
ठीक है। अब देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से अगर आप देखें तो ये आपका पहला वेक्टर था 3i, ये आपका दूसरा वेक्टर है 4j। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा बच्चों? ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, देखिए इसका रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए ये रिजल्टेंट किसमें है? एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के ऊपर है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर है रिजल्टेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 5k और ऐड करना है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, k का मतलब हो गया जेड डायरेक्शन में, तो लेट्स सपोज कि वो 5 यूनिट्स ये है, ये 5k है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक ग्रीन कलर में ये वाला वेक्टर है, दूसरा एक ये वेक्टर है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना, क्योंकि जो रिजल्टेंट पहले आया था 3 और 4 का वो एक्स वाई प्लेन में था, और जो आपका ये 5k है ये जेड डायरेक्शन में है। तो हमें पता है कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज योर एस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब जब ये एस निकल गया है, अगर ये फ्री वेक्टर है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी इस एस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये एस को मैं कहीं पे भी ऐसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ एंड इट विल बी एस ही रहेगा वो। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो। क्लियर है सबको? क्लियर है? बाकी लोग को क्लियर नहीं है क्या? अरे कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो? एनीबडी जिसको ना समझ में आया हो, फिर से बता दूंगा। कोई है जिसको पूछना है दोबारा? 11th वाले, नीट वाले प्लीज पूछ लो बच्चे, बाद दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, हमने यही बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले भी, हम इस बात पर डिस्कशन किया था कि अगर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी किसी प्लेन के अंदर, जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज आपका ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ए और बी कोई भी दो वेक्टर्स है, ठीक है, जो कि पैरेलल नहीं है आपस में, लिखा भी हुआ है डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्लेन में कोई भी वेक्टर ए रहेगा उसको मैं ए और बी के ऐसा इस फॉर्म में दिखा सकता हूं, जहां पे C1 और C2 क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम ए को इस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को हमने रिजॉल्व कर दिया है दो कंपोनेंट में। एक के दो घटक हैं, इसको घटक बोला जाता है हिंदी में। एक घटक का नाम है C1A, दूसरे घटक का नाम है C2B। ठीक है, इंग्लिश में इसको कंपोनेंट बोलते हैं। एक कंपोनेंट का नाम हो गया C1A, दूसरे कंपोनेंट का नाम हो गया C2B। अब जैसा कि यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो कि A और B आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, A और B आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, A और B कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी का बच्चों स्पेशल केस है जब हम क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर A को I, J और K कंपोनेंट के बेसिकली हम मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो हमने 2D में पढ़ा था वही चीज है कि इसको हमने 3D में एक्सटेंड कर दिया है कि अब तीन कंपोनेंट आ गए, A1, A2, A3, या सॉरी AX, AY, AZ, और जो डायरेक्शन है जो हमारा पहले ABC था, अब देखिए AB था, अब यहाँ पे देखिए I, J और K आ गया। ठीक है, तो जो हमने अभी यहाँ पढ़ा है उसी का ये स्पेशल केस है बच्चों। उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें करी है, एक तो पहले 2D को 3D में एक्सटेंड कर दिया है, और दूसरी चीज हमने ये करी है इंपॉर्टेंट, जस्ट अ सेकंड, दूसरी चीज हमने ये इंपॉर्टेंट करी है, एक सेकंड थोड़ा सा हैंग हो रहा है, कि
हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आई जे के। देखिए पहले ए और बी जो छोटे स्मॉल ए और स्मॉल बी थे वो आपस में किसी भी ओरिएंटेशन में थे, बस पैरेलल नहीं थे। अभी हमने क्या कर दिया, आई जे के जो है ये क्या होते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसी को बोला जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो अगर कोई भी वेक्टर है ए, मान लीजिए कि वो वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, तो इस वेक्टर के अगर हमें कंपोनेंट करने हो तीन डायरेक्शन में, तो मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहा हूं, देखिए कैसे होता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। लेट्स सपोज कि ये ए का एक कंपोनेंट है, ये हो गया ए एक्स, ठीक है, ये हो गया ए एक्स आई कैप, इसके साथ ए वाई जे कैप, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो देखो ये आएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस रिजल्टेंट में हमने क्या कर दिया, एक नया वेक्टर ऐड कर दिया जो कि क्या है, ए जेड के कैप, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, ब्लू कलर से चेक करो, ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका आ जाएगा ए। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये वेक्टर आपका हो जाएगा ए। तो ए इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अगर हमने ए को इन तीन है तो ये ए के तीन कॉम्पोनेंट हो गए, ठीक है। क्या है कॉम्पोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ए का जो घटक है उसको ए एक्स आई बोला जाएगा, ए वाई जे क्या हो जाएगा उसी तरह से कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई, ठीक है। और इसी तरह से ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड डायरेक्शन। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन जनरल नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बच्चों, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर देखो ये जो चीज है ये है आपका मैग्नीट्यूड और ये है यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया भी था कि ये चीज एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है, और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर मेरा वेक्टर ए ये है, ए वेक्टर के ऊपर देखो मैंने तीर लगाया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या कर दिया कि ऐसे मॉड्यूलस बना दिया, या फिर मैं सिंपली ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सब नोटेशन है जो कि मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। एन कैप लगाने का मतलब क्या है कि वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसी को देखो एक इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, ए इंटू ए कैप। इसका मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या खुशबू गुप्ता गड़बड़ किया आपने, जस्ट अ सेकेंड। सबको सेम दिख रही है ना? हाँ ठीक है, तो इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ बच्चों, ए इंटू ए कैप। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग ए के तरफ यूनिट वेक्टर, ए की दिशा में यूनिट वेक्टर बताइए, तो वो ए कैप से भी वैसे दर्शाया जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग नोटेशन है। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आ जाइए बच्चों। अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मुझे ए की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो और कुछ नहीं होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ना? अरे सबको क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। अब इसी में देखिए मैंने फिर एग्जांपल बताया हुआ है। इसको पहले छोड़ देते हैं, आगे वाले स्लाइड पे आते हैं, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप और भी समझ सकते हैं जो मैं यही समझा देता हूँ मैग्नीट्यूड का, कि अगर देखो मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ये ए जेड है, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो जो ये रेड वाला वेक्टर बना था, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए जेड का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना? अब अगर मुझे ए लिखना है, ए का मैग्नीट्यूड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन पे मैं क्या कर दूंगा, रूट लगा दूंगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा बच्चों देखो ये आएगा, ए बराबर ए का एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ए का वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ए का जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब यही चीज का इस्तेमाल बच्चों हमने इस क्वेश्चन में भी किया है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, अगर बोला जा रहा है कि इस ए के दिशा में आपको यूनिट वेक्टर बताना है, तो वही हम लोग पिछला बार फॉर्मूला लेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, जो कि जैसे हमने बताया भी था अभी कि ये 3i + 4j का वेक्टर सम है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम 3 + 4 मिलके 5 आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको सिंपली जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हो, ax² + ay² + az², ये अभी आगे भी बताऊंगा, फिर भी यही बता दिया मैंने थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और z कॉम्पोनेंट 0 है, तो उससे अपने को 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आप यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3/5 है i और 4/5 j, ठीक है। ये एंगल सबको पता है ना, याद है कि नहीं है? व्हाट इज दिस एंगल? इशिका गलत बता रही हो, 3, 4, 5 का एंगल क्या बताया था तुमको? 45 बताए थे। 45 अगर होता तब तो ये 1 और 1 हो जाता। यस अंश, ये थीटा जो है वो 53 डिग्री है। याद करो मैंने बोला था कि 3, 4, 5 होंगे तो 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होगा और 3 के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 37 डिग्री एंगल हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर है। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए बच्चों, जल्दी जल्दी बता दो, आज काफी चीजें कवर करनी है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हम लोग कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने हल्का सा एक प्रीफिक्स सॉर्ट ऑफ तो बना ही दिया है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि ए को अगर एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ax i कैप प्लस ay j कैप, ये मैंने 2 डायमेंशन में कर दिया वापस। अगर 3 डायमेंशन में होता तो क्या हो जाता, ऐसे लिख देते इसको, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि अभी तक तो हमें ये पता है कि ax और देखो बच्चों, अभी तक हमने इससे पहले जब डिस्कस किया था तो हमने कहा कि हमें ax और ay पता है, उससे a निकालना था। उल्टा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको a पता है, वेक्टर a पता है, और आपको पूछा जाए कि ax बता दीजिए और ay बता दीजिए, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरा वेक्टर a ये है तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ये a का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो a का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा यही तो होगा ये वेक्टर ax i कैप, ठीक है। उसी तरह से a को अगर y डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ay j कैप, ठीक है।
कई बच्चे पूछे कैसे आ गया, तो ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ बता दिया आपको मैंने, ट्राइंगल लॉ बता, दोनों बता रखा है। अगर ax i कैप और ay j कैप को आप वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो डायगनली तो आपका जो डायगनल होता है वही ना आपका रिजल्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ए आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो एरो है, ये वाला जो वेक्टर है, इसका लंबाई कितना होगा, तो आप लोग ट्राइंगल में पढ़े हुए हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो अगर ये नियम लगाएंगे तो ये कि ट्राइंगल इस टाइप से बन जा रहा है, ये क्वांटिटी ये है, ये ax है, और ये फ्री वेक्टर तो देख रहे हैं कि ये स्क्वायर बना हुआ है, तो ay की लंबाई और ये ट्राइंगल की लंबाई सेम ही होगा, तो ये ay हो जाएगा, आ रहा समझ में। और ये एंगल ठीक है, तो अगर किसी को समझ में आ गया हो तो इतना पता चल गया होगा क्या कि साइन थीटा बच्चों ay अपॉन में a है और कॉस थीटा बच्चों ax अपॉन में a है, क्लियर है। ये अभी तक आप 10th में पढ़ते आ रहे थे, इस फॉर्म में याद करते थे, लेकिन अब आपको मैं एक दूसरा फॉर्म बता रहा हूँ, उसको याद कीजिएगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, वेक्टर के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ax बराबर a cos थीटा, ay बराबर a sin थीटा। अब जरा ध्यान से समझिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैसे आया है। वेक्टर a x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मुझे बोला जाए कि वेक्टर a का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट जो होगा वो वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो x होगा, ठीक है। तो अगर मुझे बोला जाए कि वेक्टर a का x के अलोंग जो कंपोनेंट है दैट इज ax i कैप, उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो वो हो जाएगा ax। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल का थीटा, cos थीटा, ठीक है, वो हो जाएगा a cos थीटा। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर बच्चों मुझे ay निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, a का मैग्नीट्यूड इनटू a के द्वारा y एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल, अगर मैं उस एंगल को देखूं बच्चों तो समझ में आ रहा हो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, उसका जब मैं कॉस लूंगा तो क्या आ जाएगा, a sin थीटा आ जाएगा, क्लियर है। अरे क्लियर है, किसी के मन में खेद तो नहीं, कोई दुविधा। ठीक है बच्चों, तो इससे हमको क्या समझ में आया बच्चों, ये जो चीज मैंने बताई थी कि अगर ax कंपोनेंट ये है, ay कंपोनेंट ये है, तो ये भी ये ay ही होगा, तो हमने बना दिया क्या कि ax स्क्वायर प्लस ay, वही चीज बताया है, फॉर्मूला जो बताया था आपको मैंने कि ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा, ये वेक्टर ये है, ठीक है। और tan थीटा अगर निकालना तो क्या करेंगे, ay बाय ax। समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर कोई वेक्टर को अभी तक जो हमने सीखा रिजॉल्व करना, ये निकालना, ये हमने 2 डायमेंशन में सीखा, उसको वापस 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कीजिए। ये मैं कल भी बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा था, तो आज मैं इसको एक एनसीईआरटी का फोटो लेकर के आया हूँ, उसमें देख लीजिए। माना कि आपका ये वेक्टर, ये ऑरिजिन है और ये जो वेक्टर है OA, ये आपका वेक्टर A है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इस वेक्टर को रिजॉल्व कीजिए। गिवन क्या है बच्चों कि वेक्टर A जो है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस से मैंने बता दिया कि x y z गामा एंगल ये बना रहा है, क्लियर है। तो बच्चों अब जब हम बात करेंगे, एक चीज और ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि अल्फा बीटा गामा नॉट इन दी सेम प्लेन, ठीक है।
डोंट थिंक कि ये सेम प्लेन में है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिलकर क्या बना देंगे 360 डिग्री, ना, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये अगर आप क्यूबॉइड को एज्यूम कर पा रहे हैं तो क्यूब का एक सिरा इधर है और उसका ठीक डायगोनली ऑपोजिट सिरे पे ए है। अगर आप कमरे को इमेजिन कर लें तो ये अल्फा 3 डायमेंशन में है, किसी प्लेन में, मतलब ये वाईजेड प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में नहीं है। इस वाले प्लेन में अल्फा एंगल नहीं है, ध्यान समझ लीजिएगा। अगर जैसे मान लो अल्फा की बात कर रहा हूँ या बीटा की बात कर रहा हूँ तो ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये कोई दूसरा ही प्लेन है। सबको क्लियर है, समझ में आया कि ये अल्फा बीटा गामा सेम प्लेन में नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो बच्चों। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया जल्दी बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एनीबडी? बच्चों आगे बढ़ जाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई है जिसको नहीं आया समझ में? जस्ट सो यू नो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए आपका वेक्टर कहां पर है। एक कमरा अगर ले लें, ये आपका कमरा है, तो कमरे का एक सिरा सबसे नीचे वाला और फिर दूसरा सिरा, ये क्यूबॉइड का डायगोनल देखिए एकदम दूसरे सिरे पर है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो अगर ये चीज, ये वेक्टर इससे जुड़ा होता तब तो ये अल्फा बीटा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, देखो अगर ये वेक्टर इस वाले सिरे से जुड़ा होता तब तो मैं बोलता कि ये अल्फा बीटा जो है वो किस में है? एक्स वाई प्लेन में। लेकिन देखो ध्यान से, वो इस वाले पे जुड़ रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन नहीं है बच्चों। समझ में आ गया? ऑलराइट, किसी को दिक्कत होगा तो फिर बाद में पूछना, आई एम गोना मूव ऑन। ठीक है, सेम चीज बच्चों कि अगर जैसे मान लो मुझे कोई पोजीशन वेक्टर, हम लोगों ने ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आने वाला है। पूरी काइनेमेटिक्स, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके ऊपर चलेगी। वेक्टर बेसिक है लेकिन इसमें पोजीशन वेक्टर और ये, इसको समझ लीजिए कि क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर अब काइनेमेटिक्स जब चलाएंगे ना तो पूरा ये चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है 3 4 5, 3i कैप 4j कैप 5k कैप, ठीक है। तो अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो एज यूजुअल मैं एक्स एक्सिस पे 3i मूव करूंगा, 3i कैप, फिर उसमें 4j कैप जोड़ दूंगा, फिर उसका रिजल्टेंट आएगा, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये रिजल्टेंट आ गया। फिर इस रिजल्टेंट के अंदर बच्चों मैं 5k कैप ऐड कर दूंगा और इससे बच्चों जो आएगा वो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा? मेरा वेक्टर आर हो जाएगा, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सबको याद है ना? स्थिति सदिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाइएगा। और इसी से बनता है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन। ठीक है, अच्छा इस जगह पे मैंने एक चीज अभी मिस कर दिया, वो बता देता हूँ बच्चों। अभी तक हमने ये बात कर ली कि भाई कोई एक वेक्टर है, उसको देखो हमने 3 डायरेक्शन कैसे रिजॉल्व किया है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, अल्फा बीटा गामा। जो हमने ए एक्स, ए वाई और ए जेड में सीखा था कि ए एक्स क्या होता है, ए एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए का मैग्नीट्यूड लोगे इनटू जो ए वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है उसका कॉस ले लेंगे। उसी तरह से ए इंटू कॉस बीटा, उसी तरह से ए इंटू कॉस गामा। समझ में आ रहा है? और इसका मैग्नीट्यूड जैसा कि मैंने समझाया था कि क्या हो जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अच्छा एक अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये चीज आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। ये बच्चे जो मैथ्स पढ़ेंगे उनको तो इस चीज की, बच्चे जो मैथ्स पढ़ेंगे उनको तो पता रहेगा, मतलब आगे पढ़ोगे आप लोग वेक्टर्स में 12th क्लास में। लेकिन ये चीज एज अ रिजल्ट आप लोग याद रखिए कि ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है ना, इसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। जो ए ने ए एक्स वाई जेड के साथ एंगल बनाया है उसको आप अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, ठीक है।
और उनका जब आप क्रॉस ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन का कोसाइन, ठीक है। और हमने ये सीखा है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये रिजल्ट याद कर लीजिए। कई बार क्या होगा कि आपको ना ये तीनों एंगल नहीं दिया जाएगा, आपको 2 ही एंगल दिया जाएगा, अल्फा बीटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा वेक्टर का कंपोनेंट बता दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ठीक है। वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ लेट्स सपोज 60 डिग्री बना रहा है और गामा नहीं दिया गया, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले आपको ये वाला इक्वेशन लगा करके आप गामा निकालते हैं। जब गामा निकल जाएगा तो आपको ए पता है, अल्फा बीटा गामा पता है, उससे आप ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों निकाल सकते हैं। आया समझ में? अरे आ गया? किसी को ना समझ में आया तो बताए भाई। सपना को समझ में आ गया? एनीबडी जिसको समझ में नहीं आया हो? ऑलराइट देन, वही मैं एग्जांपल देखो बता रहा हूँ। तो इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, ये ए जेड हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे v का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी नहीं v मान लो, तो ये v, सॉरी, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ और मैं इसे बच्चों ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला था, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अच्छा ध्यान रहे, ये जो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर है वो मैं तब बोल रहा हूँ जब आई जे के हो, यूनिट वेक्टर आई जे के हो, एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर आपने रिजॉल्व कर रखा है। जो घटक लिए हैं आपने वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिया गया है। ये नहीं कि कोई भी 2 वेक्टर के अलॉन्ग आपने तोड़ दिया और फिर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर कर दिया, नहीं, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। वो अभी हम आएगा। अभी जो भी हम बात कर रहे हैं ध्यान से देखिए, हमने आई जे के लिया हुआ है, जहां पे भी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अभी तक हमने उन वेक्टर्स के बारे में बात नहीं करी है जहां पर ये दोनों वेक्टर क्या हो आपस में किसी एंगल के ऊपर, वो हम आगे बात करेंगे। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा, ये 5√2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बोला जाएगा क्या कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, कॉस ऑफ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस अल्फा बराबर होता है ए एक्स बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको कॉस अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, ए एक्स अपॉन में ए कर देंगे। ए एक्स क्या है हमारा, 3 है, ठीक है, और ए क्या है, सॉरी इसको ए एक्स मत बोलिए, इसको वी एक्स बोल दीजिए। v है तो v के 3 कॉम्पोनेंट वी एक्स, वी वाई, वी जेड, ठीक है। वहां मैंने ये वेक्टर लिया था, वही मैंने इधर भी लिख दिया, ठीक है। ये हमें पता है, तो इस तरह से हम बच्चों यहाँ पे भी हम लोग वी एक्स अपॉन में वी कर देंगे। वी एक्स हमारा देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, और v क्या है 5√2। अब ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। तो ये डायरेक्शन को साइन आ गया था। अगर सबको यहां तक समझ में आ गया होगा, अरे आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेक्टर एडिशन की। अब जैसे कि कोई वेक्टर दे रखा है, ए एक्स उसका कंपोनेंट हो गया, ए वाई कंपोनेंट हो गया, आई और जे कैप, आई और जे डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बी एक्स आई कैप। अगर 2 वेक्टर इस तरह के दे रखे हैं और आपको इनको बोल दिया जाए कि एडिशन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
जो आई एक्सिस के आई डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है उन दोनों को ऐड कर दीजिए और आई कैप लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए ए एक्स और बी एक्स क्या थे, एक्स दिशा में कंपोनेंट थे इसलिए उनको ऐड कर दिया। पूरी तरह से ए वाई और बी वाई क्या थे, वाई दिशा में आपके कंपोनेंट थे। ठीक है, तो उन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों बोल दूं आपको 2y प्लस 3k, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 6j ऐड करना है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले तो समझिए इस बात को कि 2i तो है लेकिन इसमें कोई भी j वाला कंपोनेंट नहीं है। समझ में आया, 0 j हो जाएगा, 3i कैप 6j कैप 0k कैप। अब हमको अगर a प्लस बी करना है बच्चों तो मैं क्या करूंगा, आई वालों को जोड़ दूंगा, 2 प्लस 3 आई कैप, ठीक है, 0 प्लस 6 जे कैप, 3 प्लस 0 के कैप। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 5 आई कैप 6 जे कैप 3 के कैप। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और करा देते हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान ये रखना है कि कोई कंपोनेंट 0 भी, अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर के ना लिखा होता तो 0 के हो जाता। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए मुझे ये करना है और मुझे इवेलुएट क्या करना है, आर एक वेक्टर है a प्लस बी माइनस 2c, तो आर बताना है। तो आर के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a और b को जोड़िए और उसमें दूसरे वाले को i, पहले i वाला देख लेते हैं। तो i का 1 हो गया, b का 2 हो गया, देखिए 1 2, और c का क्या करना है, 2 टाइम्स घटाना है, तो यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जे कंपोनेंट ले लेंगे, जे कैप 2 प्लस 3, ठीक है, और इसको 2 बार घटाना है, फिर 3 प्लस 4 और इसको 2 बार घटाना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि आ जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, -3, और ये भी आ जाएगा -3 के कैप। तो आंसर आ जाएगा -3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप। सबको क्लियर है ना बच्चों? ध्यान से ये मत समझना कि 2 इंटू 3 मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स ऑफ सी घटाना था। ठीक है, ये मत सोचना कि हमेशा ही 2 से करना है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा था अकॉर्डिंगली मैंने वो बताया। ऑल राइट, सबको समझ में आ गया एग्जाम्पल? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, हम लोग ट्राइंगल जब हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना, उसमें मैंने एक चीज मिस कर दी थी और मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ए के सामने वाले एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया है, बी वाले को बीटा बोल दिया है, बी के साथ वाले को, और सी के साथ वाले एंगल को गामा बोल दिया है। वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को ए बोला हुआ है, बी के सामने वाले साइड को बी बोला हुआ है, और सी के सामने वाले साइड को छोटा सी कैप सब स्मॉल में। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोटेशन, जो ए बी सी और एंगल अल्फा बीटा गामा लिया है बच्चों, इसी तरह से नोटेशन लेना। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है बच्चों, तो साइन लॉ, ट्राइंगल में एक साइन लॉ है जो कि कहता क्या है कि ए बटा साइन अल्फा, बी बटा साइन बीटा और सी बटा साइन गामा बराबर होते हैं। सबको समझ में आ गया ये? अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और ध्यान से देखो कि मैंने कहीं पे भी वेक्टर नोटेशन नहीं लगाया है,
नो वेक्टर नोटेशन, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहां पर होगा? वेक्टर के, अब वेक्टर में पढ़ा रहे हैं इसका मतलब वेक्टर में इस्तेमाल तो होगा ही, लेकिन इसमें देखो हमने नोटेशन नहीं दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब आपको ट्रायंगल लॉ ही है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब आप करते हैं तो उसी में इस्तेमाल होगा जब आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता हो। ये ए बी सी क्या है? मैग्नीट्यूड है, और अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल है। आ रहा सबको समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैं वही, कौन सा बच्चे? ऊपर वाला नहीं, कुछ भी, ये जनरल ट्राइंगल है, जनरल रिजल्ट है, किसी भी अल्फा बीटा गामा के लिए है ये। बस इतना कंडीशन फॉलो होना चाहिए ट्राइंगल का कि अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। वैसे राइट ट्रायंगल है, साइन अल्फा tan बीटा लगती है, क्यों नहीं लग सकता बच्चे? देखो आपने जो अभी तक 10th में पढ़ा है ना, वो सिर्फ आपने ये इसके ऊपर लगाना सीखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइन अल्फा कहीं लग ही नहीं सकता। साइन अल्फा क्या है? एक प्रॉपर्टी है बच्चों, जो कि किसी भी एंगल के ऊपर लग सकता है। अगर आपको एक एंगल दिया हुआ उसका साइन आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अरे क्लियर है बच्चे? हाँ सर, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि तुमको इस्तेमाल करना है जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, उसमें इस टाइम पे हम समझा भी देंगे कैसे आया है, बट अभी मतलब इस क्लास में इसको डिराइव करने का मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। बहुत काम आएगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो कैसे। मान लीजिए कि एक वेक्टर है, ये 4 है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट जो है, ठीक है, मान लो उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, ठीक है। जैसे तो आपको सब लोगों को पता ही होगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? 53 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मुझे बच्चों सी की वैल्यू, इसमें से कोई भी क्वांटिटी अगर मुझे नहीं पता है तो मैं निकाल सकता हूँ, जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये मेरा क्वांटिटी ए है, ये मेरा क्वांटिटी बी है, और ये मेरा क्वांटिटी सी है, ठीक है। ए के सामने वाला जो एंगल होगा वो अल्फा हो जाएगा, बी के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, और सी के सामने वाला जो एंगल होता है वो गामा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ वो देखते जाओ। ए की जगह पे 4 रख दिया और साइन 53, ठीक है। बी की जगह पे मैंने क्या किया बच्चों? 3 रख दिया और साइन 37, ठीक है। और सी की जगह पे सी छोड़ दिया और साइन 90, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो साइन 53 सबको अब तक याद हो गया होगा कि ये 4/5 होता है, ये भी सबको याद हो गया होगा। इसमें से कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, चाहे तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आंसर 5 ही आएगा। आपको वैसे ही पता है कि अगर 90 डिग्री है तो ये सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 5 ही होनी चाहिए थी। आया समझ में? अरे बता दो बच्चे, ठीक है। अच्छा देखो, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 90 डिग्री एंगल वाला बता दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया, बट डोंट थिंक कि ये सिर्फ राइट एंगल के लिए वैलिड है, ये जनरल फार्मूला है, किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। ये मैंने 3, 4, 5 का एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि बार बार आप लोग उस एग्जाम्पल को देखोगे तो याद हो जाएगा कि कौन सा एंगल 37 डिग्री है, कौन सा 53 है, इसलिए। ऑलराइट, लेकिन ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अगला एक और लॉ बचा है, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, 2 ही लॉ है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी तो ध्यान से देख लो, आई हैव नॉट रिटन एनी वेक्टर। जब आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है तब आप निकाल सकते हैं कोई एक एंगल। मतलब 6 क्वांटिटी है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा,
ठीक है, तो इसमें से आपको कम से कम 4 पता होने चाहिए, तब आप 2 निकाल पाएंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए a बाय साइन अल्फा था ना हमारा यहाँ पे, b बाय साइन बीटा, c बाय साइन गामा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये पता है तो आप b निकाल सकते हैं, और साइन गामा पता होगा तो आप c भी निकाल लेंगे। इसके अंदर 2 अननोन रह सकते हैं, बाकी 4 नोन होने चाहिए, तब आप सारी चीजें निकाल सकते हो। सबको समझ में आ गया होगा। तो अब इस फॉर्मूले को भी डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने फिर से वैसे ही लिया है कि a के साथ वाले एंगल को अल्फा, b के साथ वाले एंगल को बीटा, c के साथ वाले एंगल को गामा, a के सामने वाली साइड को a, b के सामने वाली साइड को स्मॉल b और c के सामने वाली साइड को स्मॉल c। ठीक है, ये वर्टेक्स कैपिटल C से डिनोट है और ये साइड्स की जो लंबाई जो दिखाया जा रहा है वो स्मॉल c से है। यदि ऐसा होता है तो cos बीटा, देखो मैंने इस एंगल के दिखाया है, cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जो जिस एंगल के जिस साइड्स के बीच में वो एंगल बन रहा है, जैसे cos बीटा किसके किसके बीच में बन रहा है, a और c के बीच में बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो सामने वाली साइड है यानी कि b, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a और c। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से देखो अभी cos अल्फा के लिए भी फिर से बता देता हूँ, एंड देन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे cos अल्फा है तो cos अल्फा किसके किसके बीच में बन रहा है, b और c के, तो हम लोग लिखेंगे b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। cos अल्फा के सामने वाला साइड क्या है, a है, तो a का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड में 2 इंटू ये bc। अरे क्लियर है। तो इसमें देखिए वेरिएबल क्या क्या है, ए बी सी और अल्फा, यही है ना, ए बी सी और अल्फा। तो अगर इन चारों में से कोई भी 3 चीज मुझे पता है तो मैं चौथी चीज निकाल सकता हूँ। ऑलराइट, ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं अभी, लेकिन बता दे रहे हैं ताकि आपको, देखो बच्चों मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स के ऊपर इतना फोकस कराने का, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको 2 साल इसको पढ़ने के बाद 2 साल आपको फिजिक्स में कहीं मैथमेटिक्स के वजह से क्वेश्चन नहीं रुकेगा। कंसेप्ट ही ना आता हो तो अलग बात है। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग किसी 2 वेक्टर a और b का जो सम है उसका रिजल्टेंट निकालेंगे एनालिटिकल मेथड से, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे। थैंक यू।